बजट वर्ष 2024-25 के विधानसभा में प्रस्तुति के उपरांत आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का और यहाँ उपस्थित समस्त मीडिया के साथियों का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं इस अवसर पर सीधे कार्रवाई के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध करना चाहूंगा कि यहाँ उपस्थित समस्त मीडिया संबोधित करने का कष्ट करेंगे। सर, हमारी सरकार का ये पहला बजट और इस अवसर पर आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के दोनों डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी और जिन्होंने आज ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया, ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, सीएस साहब, वित्त सेक्रेटरी श्री अंकित आनंद जी, मुख्यमंत्री सेक्रेटरी श्री पी दयानंद जी और सभी प्रेस के मित्रों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आप सब लोगों ने आज के बजट को सुना है। हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रभावी ढंग से बजट प्रस्तुत किया है। मैं कुछ मिनटों के लिए आप लोगों के बीच में हूं, बाकी हमारे वित्त मंत्री जी रहेंगे आप लोगों के साथ में। मेरा एक कार्यक्रम है, इसलिए खाली मैं शुरुआत आप लोगों के बीच में करना चाहूंगा। आज हमारी सरकार का ये पहला बजट है और यह बजट केवल 5 साल का बजट नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ को आगे कई वर्षों तक ले जाने वाला, विकास की दिशा और दशा संवारने वाला यह बजट है। यह बजट बिना किसी नए कर प्रस्ताव के और मौजूदा करों में बिना किसी वृद्धि के प्रदेश का राजस्व बढ़ाने वाला यह बजट है। यह बजट हमारी सरकार का विजन डॉक्यूमेंट भी है। इस बजट से आप सभी को इस बात का तो पता चल गया होगा कि हमारी सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं। हम विकसित छत्तीसगढ़ के सपने को किस तरह साकार करने वाले हैं, ये आप सब लोगों को पता चल गया होगा। छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2024-25 के बजट के लिए मैं पहले पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को बधाई देना चाहूंगा और हमारे वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। इस बजट में मुख्य रूप से बाकी विस्तार से बातें हमारे वित्त मंत्री जी करेंगे, लेकिन इस बजट में विशेषकर 4 क्षेत्रों में फोकस है। ज्ञान, जी का मतलब है गरीब लोगों पर यह बजट फोकस है। गरीब लोग कहने से जैसे आदिवासी क्षेत्रों में तेंदू पत्ता तोड़ते हैं, तेंदू पत्ता को हरा सोना भी बोलते हैं, और उसमें इस बजट में पहले 4,000 रुपया प्रति मानक बोरा मिलता था, जिसको बढ़ाकर 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा किए और बोनस देने का भी प्रावधान किए। गरीब लोग जूते चप्पल तक खरीद नहीं सकते और आप सबको मालूम है कि तेंदू पत्ता तोड़ने के लिए जंगलों में जाना पड़ता है, तो उनके पांवों में कांटा खूंटी न गड़े, इसके लिए चरण पादुका योजना भी फिर से शुरू करने वाले हैं। उसी तरह से हम लोगों को
आप सब लोगों को मालूम है कि हमारा बस्तर और सरगुजा ये ट्राइबल क्षेत्र है और इसी क्षेत्र में तेंदुपत्ता भी है। और इस बजट में सरगुजा और बस्तर के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। ये भी गरीबों के लिए है। आज जो भूमिहीन हैं, जो मजदूरी करते हैं, ऐसे लोगों के लिए सरकार साल में 10,000 रुपया सहयोग देगी। इसका भी बजट में प्रावधान है। और भी कई गरीबों के उत्थान के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। उसी तरह से वाई का मतलब हुआ युवा, यूथ के लिए भी इस बजट में बहुत प्रावधान है। एक तो जो पिछले समय में पीएससी के माध्यम से जो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, उसकी भी जांच हम लोग सीबीआई से करा रहे हैं और उनके रोजगार की भी व्यवस्था कर रहे हैं और उनकी नौकरी की भी व्यवस्था का प्रावधान इस बजट में है। उसी तरह से ए का मतलब अन्नदाता। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। यहाँ के लोग अधिकांश खेती पर आधारित हैं और किसानों के लिए भी भारी प्रावधान इस बजट में किया गया है। 21 क्विंटल धान खरीद रहे हैं, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत देंगे। सिंचाई के लिए पर्याप्त इस बजट में पैसा रखा गया है। तो इस तरह से किसानों के लिए भी फोकस किया गया है। और एक है एन, नारी। एन का मतलब है नारी सशक्तिकरण के लिए भी अनेकों इस बजट में प्रावधान है, जिसमें मुख्य रूप से जो मोदी की गारंटी में जो कमिटमेंट है हमारी पार्टी का कि जो विवाहित महिलाएं हैं उनको साल का 12,000 रुपया देंगे, तो उसकी राशि का भी बजट प्रावधान इस बजट में किए हैं। तो मुख्य रूप से ये 4 बातें इसमें फोकस हैं। बाकी हम समझते हैं और पूरा बजट आप लोग सुने होंगे कि एक भी क्षेत्र नहीं छूटा है। मतलब हम कह सकते हैं कि इस बजट में छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास की परिकल्पना है। कोई भी क्षेत्र इसमें छूटा नहीं है। बाकी वित्त मंत्री जी आप लोगों के सामने में रहेंगे। मेरी थोड़ी व्यवस्था है, कार्यक्रम में जाना है, इसलिए इतना ही कहकर और आप लोगों को भी इस शानदार बजट के लिए और जो मतलब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सोच है विकसित भारत, तो उसी तरह तो हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ की भी परिकल्पना किए हैं इस बजट के माध्यम से। और विकसित भारत में विकसित छत्तीसगढ़ के माध्यम से हम लोगों का भी आने वाला 2047 तक जो आर्थिक क्षेत्र में हमारे प्रधानमंत्री जी टॉप के 3 में अपने देश को खड़ा करने का संकल्प लिए हैं, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ का भी भागीदार रहेगा। उसमें आप सब लोगों का भी कहीं न कहीं मदद की आवश्यकता होगी। और हम समझते हैं कि बजट बहुत ही अच्छा बजट है। सभी वर्गों के हित की चिंता इस बजट में है। मैं बाकी हमारे वित्त मंत्री जी हैं, आप लोगों को धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मुख्यमंत्री जी, ओपी चौधरी जी ने आपकी सरकार का पहला बजट पेश किया है और विजन डॉक्यूमेंट के रूप में इसको पेश किया है। आप इसके कुछ प्रमुख हाइलाइट्स बता सकते हैं क्या? हाइलाइट्स देखिए, इसमें एक तो मैंने कहा कि तेंदुपत्ता जो हरा सोना कहलाता है गरीबों के लिए, और सरगुजा बस्तर विशेष फोकस किया गया है। तो तेंदुपत्ता का कीमत 4,000 से बढ़ा के 5,500 कर रहे हैं और बोनस का भी प्रावधान कर रहे हैं। चरण पादुका का भी हम लोग उसमें प्रावधान कर रहे हैं। उसी तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महतारी बंधन योजना है, जिसमें प्रत्येक विवाहित महिला को 12,000 रुपया साल का देंगे। उसी तरह से किसानों के लिए कृषि उन्नति योजना में जो 3100 रुपया देने की बात किए हैं, तो उसके लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान किए हैं। जो अंतर की राशि है 917 रुपया प्रति क्विंटल, उसको एक मुश्त 24,72,000 किसान इस साल धान बेचे हैं
उनके खाते में 10,000 करोड़ रुपया हम लोग इकट्ठे भेजने वाले हैं। 5 हार्स पावर तक किसानों को मुफ्त में बिजली देंगे। इसके लिए 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान हमारे बजट में किया गया है। और ग्रामीणों के लिए प्रधानमंत्री आवास, इसके लिए द्वितीय अनुपूरक में 3,800 करोड़ रुपया का प्रावधान किए थे और इस बजट में 8,369 करोड़ का प्रावधान किए हैं। पेयजल का बजट को दुगुना किए हैं। 5,047 करोड़ का पेयजल में बजट रखे हैं ताकि छत्तीसगढ़ के एक एक घर में नल के द्वारा शुद्ध पानी पहुंचा सकें। इसी तरह से स्वास्थ्य का बजट 1,272 करोड़ का है ताकि छत्तीसगढ़ के गरीब से गरीब लोगों तक स्वास्थ्य की सुविधा पहुंच जाए। तो इस तरह से हाईलाइट है, बाकी वित्त मंत्री जी बताएंगे। मुख्यमंत्री बाकी है ना। नौकरी से निकलवाओगे, उसको हटा दो। आदरणीय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भैया जी से मेरा निवेदन है कि इस बजट के संबंध में अपने विचार है। ओपी चौधरी जी, हमारे वित्त मंत्री जी जब आज बोल रहे थे तो मैं देख रहा था, मुझे ये लग रहा था कि मैं बहुत ऊंची लहरों में कहीं तैर रहा हूं। इस तरह का बजट था। आप सोचें कि वो बजट जिसमें कोई नए कर का प्रावधान नहीं हो, वो बजट जिसमें कोई नए कर का प्रावधान न हो, वो बजट जिसमें किसी कर के दर की वृद्धि ना हो, उसके बाद भी बजट का आकार बढ़ जाए, सच कहें तो ये चमत्कार है। लीकेज रोकने का, टेक्नोलॉजी को यूज करने का और इस तरह से बजट के साइज को बढ़ा लेना, इस तरह से बजट के आकार को बढ़ा लेना, ये बहुत बड़ी बात है। पहली बार बजट प्रस्तुत कर रहे थे, ऐसा तो आप में से किसी को भी नहीं लगा होगा, किसी को नहीं लगा है। और बहुत अच्छा बजट छत्तीसगढ़ की दृष्टि से हर एक आयाम को छूता हुआ और विशेष रूप से मोदी जी की गारंटी जो है, मोदी की गारंटी, उन बातों को पूरा करता हुआ बजट। विशेष रूप से मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि कोई बजट जो है वो कुछ पैसे का लेखा जोखा नहीं होता है, वो भविष्य की आधारशिला होती है। 2028 में जीएसडीपी 10 लाख करोड़ होगा। इस बात की कल्पना के साथ इस बड़े चैलेंज को हाथ में लेना, जब आज उसका आधा है, 5 साल में डबल कर लेना और 10 साल में 2028 तक उसको 10 लाख करोड़ कर लेना, इस बात का चैलेंज हाथ में लेना, ये बड़ी बात है और बहुत साहसिक है। विशेष रूप से ये बजट जो है वो ये कहता है कि ये 1 साल का कोई पैसे का लेखा जोखा नहीं है, ये भविष्य के उन्नति की आधारशिला है, छत्तीसगढ़ के उन्नति की आधारशिला है। मैं हृदय से बधाइयां देता हूं माननीय हमारे वित्त मंत्री महोदय को और विशेष रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी को, जिनके मार्गदर्शन में ये पूरा टीम काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित समस्त प्रेस के साथियों को सर संबोधित करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय वित्त मंत्री जी को
वो एक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से आप सभी को संबोधित करेंगे और तदुपरांत प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगे की कार्रवाई करते हुए क्वेश्चंस लिए जाएंगे। बाकी बजट भाषण में हमने सारे बिंदुओं को रखा है, बट ये कल की इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर डेटा है, आप सभी देख पा रहे होंगे कि जीएसडीपी हमारे छत्तीसगढ़ का 6.56% की रेट से ग्रो किया है, जबकि इंडिया का जो जीडीपी है वर्ष 2023-24 में ही ऑन एन एवरेज पूरे इंडिया को मिला के 7.32% की रेट से हमारी इंडिया की जीडीपी बढ़ी है। जो इकोनॉमी का स्लो डाउन है उसका छत्तीसगढ़ में पिछले 5 सालों में जो गलत नीतियां रही या जो भी कहूं मैं, उसके कारण से इकोनॉमी स्लो डाउन हुई है। ये साफ तौर पे इकोनॉमिक सर्वे के डेटा बता रहे हैं। क्षेत्रवार जीएसडीपी का जो ग्रोथ है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में 3.23% है हमारा, इंडस्ट्री सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में 7.31% है और सर्विस सेक्टर में 5.02% है। इस फिगर से मैं यही निष्कर्ष निकाल सकता हूं, आप भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इंडस्ट्री सेक्टर में छत्तीसगढ़ में अपार संभावनाएं हैं बिकॉज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। तो उसके बाद भी देश के सेकेंडरी सेक्टर में ग्रोथ की जो रेट है 7.93%, उससे भी थोड़ा कम रहना हमारे लिए दुर्भाग्यजनक है। वी नीड टू इम्प्रूव इट आने वाले समय में। और जो सर्विस सेक्टर का ग्रोथ रेट है वो 5.02% है, जबकि ऑल एवरेज इंडिया का 7.72% है। जबकि हमारा सर्विस, कोई भी इकोनॉमी जब डेवलपिंग से डेवलप्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट होती जाती है तो प्राइमरी सेक्टर में पॉपुलेशन की डिपेंडेंसी घट के पहले सेकेंडरी सेक्टर की ओर और फिर सेकेंडरी सेक्टर से टर्सरी सेक्टर की ओर शिफ्ट होती जाती है, आप सब लोगों को पता है। तो ये देखिए आज भारत की जो स्थिति है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन है, पॉपुलेशन भी शिफ्ट होता है और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी शिफ्ट होता है। तो जीडीपी में आप देख रहे हैं कि भारत का एवरेज जो ब्लू जो कॉलम है वो दिखा रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लगभग 14.4% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है, इंडस्ट्री सेक्टर से 30.97% का कंट्रीब्यूशन है और सर्विस सेक्टर का अराउंड 55% का कंट्रीब्यूशन है। जबकि हमारे छत्तीसगढ़ में अभी भी सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 31% के अराउंड है, जिसको हमको बहुत तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। और ये पिछले स्लाइड में आप देखेंगे कि सर्विस सेक्टर में जो ग्रोथ का रेट है वो 5.02% है। तो ये ऑलरेडी हम पीछे हैं और उसको हम कैचअप नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि वो गैप और बढ़ रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और आने वाले समय में इसीलिए जो हमने 10 पिलर्स डिसाइड किए हैं इकोनॉमी के, इसी लॉजिक के साथ हमने ये पिलर डिसाइड किया है। एक उसमें महत्वपूर्ण पिलर है कि सर्विस सेक्टर की नई संभावनाओं पे हमको फोकस करना पड़ेगा। दैट वुड बी आवर न्यू, मतलब हमारे आने वाले समय में हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, वो छत्तीसगढ़ का 1,47,361 रुपए है, जबकि भारत का एवरेज औसत 1,85,854 रुपए है। जो ग्रोथ की रेट है 7.31% हमारे छत्तीसगढ़ की है और ऑल इन पूरे भारत देश का एवरेज 7.9% है। फिर मैं कहना चाहूंगा कि एक पुरानी लिगेसी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के साथ रही है लंबे समय की, उसके कारण प्रति व्यक्ति आय का राष्ट्रीय औसत से कम होना, चलिए एक बार के लिए हम मान भी लें, बट जो ग्रोथ है, जो वृद्धि की दर है, वो भी ऑल इंडिया के एवरेज से कम है। मतलब ये गैप और बढ़ता जाएगा आने वाले समय में। तो इसको भी हमको, ठीक है, पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से कम हो, ये बियर किया जा सकता है। अगर वृद्धि की दर ज्यादा हो तो हम कैचअप कर लेंगे, लेकिन वृद्धि की दर भी कम है तो ये कैचअप करने के बजाय और पिछड़ते जाने वाले संकेत हैं अर्थव्यवस्था के, जो मैं मानता हूं कि हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है। और हम सब मिल करके, आप सब मिल करके, आप भी इकोनॉमी के बड़े कंट्रीब्यूटर हैं, सब मिल करके आने वाले समय में इन फिगर्स इंप्रूव हो, इसके लिए हमको आर्थिक नीतियों को उस दिशा में काम करना पड़ेगा। जो इस छत्तीसगढ़ का हमने इस बजट का जो मूल विजन है कि एक किसी भी प्रदेश को हमको आगे बढ़ाना है, किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है, तो एक क्लियर कट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होनी चाहिए, दीर्घकालिक रणनीति होनी चाहिए। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था के लिए मोदी जी ने अमृत काल की बात कही और अमृत काल में जब देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे
जब देश की आजादी की सभी वर्षगांठ बनाएंगे, तब उनका दीर्घकालिक लक्ष्य उन्होंने सेट किया है कि विकासशील भारत विकसित भारत के रूप में परिणत होगा। ये उनका दीर्घकालिक लक्ष्य है। तो उसी के अनुरूप जब भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा तो छत्तीसगढ़ कहाँ होगा, कैसे होगा, उसके लिए हमको एक लक्ष्य बनाना और एक स्ट्रेटजी बनाना सबसे महत्वपूर्ण जरूरी चीज है। और अभी से हमारा वो लक्ष्य और हमारी रणनीति तय होनी चाहिए, तभी हम उस दिशा में धीरे धीरे अपने कदम ले पाएंगे। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 की परिकल्पना हमने इस बजट में की है और इसे हम 1 नवंबर सन 2024 को इसी साल जब राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाएगा, तब 1 नवंबर सन 2024 को हम ये विजन डॉक्यूमेंट छत्तीसगढ़ जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे कि आने वाले 2 दशकों में, 2 दशक से अधिक समय में हमारी रणनीति क्या होगी, जिसके कारण हम विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बना पाएंगे। ये हमारा दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा होगा। और वहीं मोदी जी मिड टर्म टारगेट सेट करते हैं। उन्होंने मिड टर्म टारगेट सेट करते हुए कहा कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी और $10 ट्रिलियन इकोनॉमी के लैंडमार्क को हमको अचीव करना है। उन्होंने देश के लिए इस तरह का मिड टर्म टारगेट बना के रखा हुआ है। अभी उन्होंने एक नए मिड टर्म चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है। दुनिया के कई अर्थशास्त्री बोल रहे हैं कि आने वाले 5 साल में मोदी जी का जो तीसरा टर्म होगा उसमें भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं बन सकती, ऐसे कई इकोनॉमीज बोल रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने चैलेंज लिया है कि उनका जो तीसरा कार्यकाल होगा, मतलब अगला जो 5 साल होगा, उसमें इंडिया को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना उनका लक्ष्य है। जब वो आए थे 2014 में तो हम 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी थे, 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे। 11वें से 5वें तक का जंप इन 10 सालों में हमने लगाया है और अगले 5 सालों के उन्होंने मिड टर्म टारगेट सेट किया है कि हम वर्ल्ड की इंडिया को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में स्टैब्लिश करेंगे। जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे। ब्रिटेन को अभी हमने छोड़ा। तो इस तरह का मिड टर्म टारगेट मोदी जी ने सेट किया हुआ है। उसी के अनुरूप हम एक मिड टर्म टारगेट बहुत एग्रेसिव और महत्वाकांक्षी लक्ष्य बनाए हैं। बहुत लोग बोलने लगे इतना महत्वाकांक्षी लक्ष्य क्यों बना रहे हो? तो जब हम बड़ा सोचेंगे नहीं, बड़ा लक्ष्य बनाएंगे नहीं, तो उसके अनुरूप हमारी सरकार काम कैसे करेगी? इसलिए बहुत बड़ा टारगेट, हमने बहुत महत्वाकांक्षी टारगेट लिया है कि 2028 तक हम अपने जीएसडीपी को 10 लाख करोड़, आज 5 लाख करोड़ की जीएसडीपी है, उसको बढ़ाकर 10 लाख करोड़ पहुंचाने का हमारा लक्ष्य रहेगा। इसके लिए हम बहुत मेहनत करनी होगी। बहुत एग्रेसिव टारगेट है, बहुत महत्वाकांक्षी टारगेट है, लेकिन उस दिशा में हम प्रयास तो करें। इस सोच के साथ इस एग्रेसिव आक्रामक टारगेट को हमने फिक्स किया है कि आने वाले 5 सालों में छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी को 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ पहुंचाना, ये हमारे छत्तीसगढ़ विजन, जो विकसित छत्तीसगढ़ का हमारा सपना है 2047 का, उसके लिए एक मिड टर्म टारगेट के रूप में हम सेट कर रहे हैं। और अल्पकालिक टारगेट 1 वर्ष की हमारे बजट को आप उस रूप में देख सकते हैं। तो किसी भी अर्थव्यवस्था को, किसी भी राष्ट्र को, किसी भी समाज को आगे बढ़ाना है तो हमारा लॉन्ग टर्म विजन, हमारा मिड टर्म विजन और हमारा शॉर्ट टर्म विजन बहुत क्लियर होना चाहिए। दैट इज आवर व्यू फॉर दिस बजट। इस बजट के लिए हमारा सोच यही है। अब वो इस एग्रेसिव टारगेट को हम कैसे अचीव करेंगे, उसके लिए 10 पिलर हमने बनाए हैं कि हमारी रणनीति किस दिशा में जानी चाहिए, हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। और विस्तृत जो विजन डॉक्यूमेंट होगा वो हम बहुत सारे संस्थाओं के साथ मिलकर के कोलैबोरेट करके विजन डॉक्यूमेंट 2047 के लिए हम प्रेजेंट करेंगे। ये 10 जो आधारभूत पिलर होंगे, इसमें पहला है ज्ञान, जैसा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी हमारे आर्थिक विकास के केंद्र बिंदु होंगे। दूसरा, तकनीकी आधारित रिफॉर्म और सुशासन से तीव्र आर्थिक विकास को हम सुनिश्चित करेंगे। टेक्नोलॉजी बेस्ड रिफॉर्म्स हमको इंट्रोड्यूस करना है, गुड गवर्नेंस इंश्योर करना है। उसके आधार पर फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने की हम कोशिश करेंगे। तीसरा, अभी कैपेक्स बढ़ाना, बहुत सारे गारंटी और बहुत सारे राजस्व एक्सपेंडिचर आते हैं, उस बीच में कैपेक्स बढ़ाना बड़ा चैलेंज होता है। बट कैपेक्स 1 रुपए कैपेक्स 100 रुपए अगर कैपेक्स बढ़ता है तो 247 रुपए का जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। तो किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी को अगर आगे बढ़ना है तो कैपेक्स को उसको बढ़ाना ही होगा। इसलिए हमने इसमें भी बहुत एग्रेसिव टारगेट तय किया है। पिछले साल की तुलना में कैपेक्स में 20% की वृद्धि इस बजट में की गई है, जबकि पिछले 5 सालों में कैपेक्स का जो एवरेज ग्रोथ था वो 12% था। चौथा हमारा है कि हमारा छत्तीसगढ़ बहुत ही प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है, तो उनका उचित इस्तेमाल हम कैसे करें नेचुरल रिसोर्सेस का, ये हमारा चौथा पिलर होगा। 5वां पिलर होगा हमारा अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र की नई संभावनाओं पर जोर। पहले स्लाइड में हमने देखा कि सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन छत्तीसगढ़ में अभी बहुत कम है और सर्विस सेक्टर में ग्रोथ का रेट
भी बहुत कम है, तो उसको बढ़ाना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसलिए आने वाले समय में हम इसको फोकस करेंगे, तभी हमारी इकोनॉमी बढ़ पाएगी। सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त निजी निवेश भी सुनिश्चित करना। सरकार की इन्वेस्टमेंट की एक सीमा है। अभी वर्ल्ड में जो भी देश आगे बढ़े हैं, चाहे सिंगापुर का एग्जाम्पल लें, हम ताइवान का एग्जाम्पल लें, साउथ कोरिया का एग्जाम्पल लें, पिछले कुछ दशकों ने जो बड़ा जंप किया है, या छत्तीसगढ़ या भारत देश के अंदर गुजरात जैसे स्टेट का एग्जाम्पल लें, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमको लाना पड़ेगा। तो हर सेक्टर में हम नहीं ला सकते। गरीब कल्याण के लिए वेलफेयर स्कीम भी चाहिए, लेकिन अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए प्राइवेट सेक्टर के लिए सुटेबल इकोसिस्टम बनाना हमारी रणनीति होगी, छठवें रणनीति के तौर पर। सातवां हमारा पिलर होगा बस्तर सरगुजा को फोकस करना, यह हमारा सातवां पिलर होगा। आठवां हमारा पिलर होगा डीडीपी, डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट पॉकेट्स। हर स्थान की अपनी अपनी खूबी होती है। बस्तर की अपनी खूबी है, अपनी विशेषताएं हैं। रायपुर, दुर्ग, भिलाई जैसे क्षेत्रों की अपनी अलग विशेषता है। नया रायपुर की अलग संभावनाएं हैं, सरगुजा की अलग संभावना है, रायगढ़, कोरबा जैसे औद्योगिक क्षेत्रों की अलग संभावनाएं हैं। कृषि प्रधान जिलों जैसे महासमुंद, बेमेतरा, बलौदा बाजार, इस तरह के जिलों की अलग संभावनाएं हैं। तो उसके अनुरूप हम अलग अलग पॉलिसी को प्रमोट करते हुए अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और इसे हमने एक टर्म दिया है डीडीपी, डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट पॉकेट्स। और नवा हमारा पिलर होगा छत्तीसगढ़ की संस्कृति को फोकस करके काम करना। और 10वां, हम जितनी भी बातें करें, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इम्प्लीमेंटेशन। जब तक हम कितना भी बड़ा सोच लें, कितने भी अच्छे विचार हों, जब तक हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे तो कोई रिजल्ट नहीं आना है। इसलिए हमारा एक पिलर हमने इम्प्लीमेंटेशन को रखा है। इंपॉर्टेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए ये हमारा 10वां और महत्वपूर्ण पिलर है, इस पे हमारा फोकस रहेगा। मोदी की गारंटी के तहत, जैसा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हमने 8,369 करोड़ रुपए प्रावधान किया है। अभी द्वितीय अनुपूरक में 3,800 करोड़ रुपए प्रावधान किया था। महतारी वंदन योजना अंतर्गत 12,000 रुपए प्रति वर्ष देने का निर्णय हमारी सरकार ले चुकी है। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया है। जो जल जीवन मिशन है उसके लिए 4,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा भुगतान करने का हमने निर्णय लिया है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष हम 10,000 रुपए का भुगतान करेंगे। 7,000 रुपए जो पहले थे उसे बढ़ाकर 10,000 रुपए करने की गारंटी हमने अपने संकल्प पत्र में दिया था, उसी के अनुरूप यह निर्णय लिया गया है। रामलला दर्शन के लिए हम 35 करोड़ रुपए का प्रावधान छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन की आस्था और विश्वास के अंतर्गत किए हैं। छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना का क्रियान्वयन भी युवाओं के लिए किया जाएगा। राज्य राजधानी क्षेत्र के दृष्टिकोण से SCR, स्टेट कैपिटल रीजन के लिए भी बजटीय प्रावधान हमने किया है। यह भी मोदी की गारंटी का हिस्सा था। इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ के आयोजन के लिए भी प्रावधान किया गया है। और राज्य के 5 शक्ति पीठों को कैसे विकसित किया जाएगा, ये भी मोदी की गारंटी में था। इसे भी हमने इस बजट में योजना बनाने की दृष्टि से शामिल किया है। और आगे आने वाले समय में अलग अलग फंड को एक्सप्लोर करते हुए कन्वर्जेंस मॉडल पे काम करके यह काम भी हम सुनिश्चित करेंगे। जो राजकोषीय स्थिति है, राज्य का अपना राजस्व हम 22% बढ़ा रहे हैं। ये गवर्नेंस पर आधारित वृद्धि हम करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसलिए हर जगह आपने देखा होगा कि टेक्नोलॉजी बेस्ड जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसको हमने बढ़ावा दिया है, ताकि पारदर्शिता आए और ईमानदार करदाता को हम प्रोत्साहित कर सकें। जो राजकोषीय घाटा होगा वह 2.9% है, 16,000 करोड़ रुपए का। जो FRBM एक्ट का 3% का लिमिट FRBM एक्ट में है उसके विदिन है। जो वर्ष 2023-24 में कुल राजस्वाधिक रेवेन्यू सरप्लस बजट है, इसमें 1,060 करोड़ रुपए का रेवेन्यू सरप्लस हमने अनुमानित किया है। 2024-25 के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखते हुए 22,300 करोड़ रुपए का हमने प्रावधान किया है, जो कुल बजट का लगभग 15% है और पिछले वर्ष के बजट से 20% अधिक है। जो पिछले 5 वर्षों में जो पूंजीगत व्यय है, कैपेक्स है, उसमें ऑन एन एवरेज 12% की वृद्धि हो रही थी। इस बार हमने महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखते हुए 20% की वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये अलग अलग पैरामीटर्स में ग्रोथ है। ये स्लाइड्स आपको हम शेयर कर देंगे, इसे आप ले सकते हैं। बजट का जो आकार है, पिछले 5 वर्षों में CAGR रेट से 8% के CAGR से पिछले 5 वर्षों में बढ़ा है, बट इस साल सीधा 22% का जंप बजट में हुआ है, जो 1,47,000
करोड़ रुपए का बजट का साइज हो रहा है। ये सारे पैरामीटर्स पे वृद्धि के डेटा हैं। ये आप टेक्निकली देख सकते हैं कहां से आय प्राप्तियां हो रही हैं, कहां से पूंजीगत प्राप्तियां हो रही हैं। इसका हमने भी डिटेल प्रेजेंटेशन बना के रख दिया है। और जो व्यय है 15% कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 85%। प्रमुख विभागों के बजट में जो वृद्धि है इसे आप देख सकते हैं कि महिला बाल विकास विभाग के बजट में 112% की वृद्धि है। पीएचई डिपार्टमेंट के बजट में जल जीवन मिशन को सुनिश्चित करने की, महिला बाल विकास के विभाग में जो वृद्धि दिख रही है आपको 112% की, वो मोदी की गारंटी महतारी वंदन योजना को लागू करने के लिए है। पीएचई डिपार्टमेंट के बजट में 97% की जो वृद्धि दिख रही है वो मोदी जी के जल जीवन मिशन जो ठप पड़ा हुआ था छत्तीसगढ़ में उसे पूरा करने के लिए है। खनिज साधन विभाग के बजट में 80% की वृद्धि है। जैसे जिलों में डीएमएफ होता है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, वैसे प्रदेश के लिए एमडीएफ होता है। उस एमडीएफ फंड में जिसमें 5% रॉयल्टी आती है, जिलों में 30% रॉयल्टी जाती है, यहाँ 5% रॉयल्टी आती है, उससे रेल लाइनों के लिए हमने पैसा खर्च करने का निर्णय लिया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के बजट में 70% की वृद्धि है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लक्ष्य को, मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए है। हेल्थ डिपार्टमेंट में आप देख रहे हैं कि 37% की एक बड़ी वृद्धि हेल्थ डिपार्टमेंट के बजट में भी दिखाई दे रही है। जो बिलासपुर का सिम्स है उसका भवन जर्जर है, कई सालों से जर्जर है और कोई उसकी सुध पिछले 5 साल में नहीं ली गई। उसके लिए 700 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान किया गया है। और रायपुर मेडिकल कॉलेज में भी 1200 बेड के हॉस्पिटल के लिए और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहां पर जरूरी है उसके लिए 776 करोड़ रुपए का प्लान आगे कंप्लीट किया जाएगा। उसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट का बजट बढ़ा है। कृषि एवं कृषि उन्नति योजना, कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है गारंटी के तहत। इसलिए आपको कृषि विभाग के बजट में 33% की जंप दिखाई दे रही है। आदरणीय उप मुख्यमंत्री विजय भैया जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। गृह विभाग में बहुत ही बलग रणनीतियों के साथ वो काम कर रहे हैं और उसके लिए भी हमने बजटरी सपोर्ट देने का भरपूर प्रयास किया है। और आने वाले समय में गृह विभाग को जो भी जरूरत पड़ेगी उसके लिए भी हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। नगरीय प्रशासन विकास विभाग के अंतर्गत 13% की, स्कूल शिक्षा विभाग के बजट में 10% की वृद्धि है। ये मैं बड़े वृद्धि जो हुए हैं उन विभागों का डेटा यहाँ प्रस्तुत किया हूँ। विभिन्न विभागों का ये आवंटन आप देख सकते हैं, क्रमवार है कि किन किन विभागों को कितना कितना बजट आवंटन हुआ है। ये स्लाइड हम आपको शेयर कर देंगे, आपके काम आ जाएगा। इसमें प्रमुख योजना आप देख सकते हैं कि गारंटी से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं के अतिरिक्त मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना में 3400 करोड़ रुपए का पैसा, हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए 3900 करोड़ रुपए का पैसा, 5 HP कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान, शहीद बी नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और बाकी आपको मैं डिटेल गारंटी के अंतर्गत बता ही चुका हूं। ये अलग अलग विभागों की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। पीएम जनमन योजना, ग्रामीण विकास योजना अंतर्गत अन्य योजनाओं के अतिरिक्त पीएम जनमन योजना है जो कि पीवीटीजी के लिए, जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, पहाड़ी, कोरबा, बिरहोर, इन सब जनजातियों के लिए आदरणीय मोदी जी ने ये योजना चलाई है उन तक एक्सेस पहुंचाने के लिए, उन तक सभी स्कीम्स को सैचुरेट करने के लिए। उसके लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में कनेक्टिविटी के लिए, पीवीटीजी एरिया में कनेक्टिविटी के लिए किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत अलग अलग विभागों का ये पूरा डिटेल है, आपको हमें शेयर कर देंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग का, शिक्षा विभाग का, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र का, कृषि विभाग का, कहाँ कहाँ महत्वपूर्ण कॉलेज खोले जा रहे हैं वो भी हम इसमें लिख दिए हैं। खेल एवं युवा कल्याण, पर्यटन क्षेत्र का, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो है, 2 बिंदु, बाकी का जिक्र बार बार हो चुका है। छत्तीसगढ़ आदि भाषा परिषद का गठन किया जाएगा, इस बजट में प्रावधान है। गोंडी, हल्बी जैसे जो हमारी बोलियां हैं उनको प्रमोट करने के लिए हम बस्तर में गोंडी हल्बी हमारे लोग बोलते हैं, उनके कल्चर से अलग ही जाकर के हम भाषा और संस्कृति को कहीं न कहीं उनको थोपते रहते हैं। वो जीवन भर झरना का पानी पीने वाले आदमी को हम ना का नल पढ़ाते हैं, जीवन भर जंगल देखने वाले आदमी को ग का गमला सिखाते हैं। तो ये स्थिति ना हो और उनके मानसिकता में, उनके संस्कृति के अनुरूप चीजें आगे बढ़ सकें, उसके लिए छत्तीसगढ़ आदि भाषा परिषद का गठन करने का निर्णय हमारी सरकार ने आदिवासी भाइयों की दृष्टि से लिया है। और गोंडी भाषा से रिलेटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है।
अधोसंरचना में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लिए गए हैं, जैसा कि मैंने मेडिकल कॉलेजेस का जिक्र किया, बहुत सारे रोड ब्रिजेस इनका है। रेल लाइनों में आप देख सकते हैं चिरमिरी नागपुर हाल्ट रेल लाइन के लिए 120 करोड़ रुपए का प्रावधान, और इसी तरह से जो डोंगरगढ़ कटघोरा से मुंगेली होते हुए डोंगरगढ़ जो जाती है ट्रेन लाइन, उसके लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान। और अधोसंरचना के क्षेत्र में कॉन्फ्रेंस इंडियन रोड कांग्रेस आयोजित किया जाएगा, उसके लिए भी 4 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऊर्जा क्षेत्रों के अलग अलग प्रावधान है, ये आप डिटेल आप देख सकते हैं, कहां से रुपया आ रहा है, कहां रुपया जा रहा है, ये है। और जो टेक्नोलॉजी बेस्ड जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं उसको सफल बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सेंटर फॉर स्मार्ट गवर्नेंस की भी हम स्थापना करने की घोषणा इस बजट में किए हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बजट की दृष्टि से मैं रखा हूं। वित्त मंत्री जी, मैं विकल्प शुक्ला हूं, आकाशवाणी समाचार से। जी विकल्प जी। वित्त मंत्री जी, आपने बहुत अच्छा बजट पेश किया और बहुत अच्छे आपने लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं। मेरे 2 सवाल हैं। पहला तो बजट का आकार लगभग 22% बढ़ा है, लक्ष्य भी काफी बड़े बड़े निर्धारित किए हैं, लेकिन उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वो राजस्व जो जरूरत है उसको जुटाने के लिए कैसे कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि 22% भी एक बड़ा जंप है। पहला सवाल। दूसरा, अभी तक पिछले कई सालों में छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है कि बजट पेश होता है, उसके बाद 3 अनुपूरक बजट आते हैं और वो जो पैसा जो प्रावधान किया जाता है वो वही पूरा खर्च नहीं हो पाता, उसमें से एक बड़ी राशि लैप्स हो जाती है। तो जो राशि आप प्रावधान करेंगे वो लैप्स ना हो, और रेवेन्यू कैसे बढ़ाएंगे इसके बारे में बताइए। जी, हमने पहले ही सेकेंड पिलर जो रखा है हमारे स्ट्रेटजी का, उसमें है फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजी बेस्ड रिफॉर्म्स एंड गवर्नेंस, ये हमारा स्ट्रेटजी है। तो हम टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के माध्यम से हम गवर्नेंस को इम्प्रूव करके रिफॉर्म करके टैक्स बढ़ाने पे हमारा फोकस है। जो गलत कर रहे हैं उन तक पहुंचना और जो सही कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करना हमारी नीति है। तो टेक्नोलॉजी बेस्ड रिफॉर्म्स और गवर्नेंस के माध्यम से फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना है, हमारा मूल विजन है। मैं मानता हूं कि जहां पे सिस्टम सही होता है वहां पे गवर्नमेंट के खजाने में बड़ा पैसा आता है और भ्रष्टाचारियों के जेब में कम पैसा जाता है। जब आप सिस्टम को बिगाड़ देते हैं तो भ्रष्टाचारियों के जेब में ज्यादा पैसा जाता है, सरकार के खजाने में कम पैसा जाता है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, बट इसको निश्चित रूप से इम्प्लीमेंट करना एक बड़ी चुनौती होगी। और हमारे छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम रेवेन्यू जहां से आते हैं वो सिक्लिकल सेक्टर से आते हैं। जो कोर सेक्टर है मोस्टली उसका नेचर सिक्लिकल होता है, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, कंसिस्टेंट ग्रोथ का उसका नेचर नहीं होता है। कभी कर आपको बहुत ज्यादा आने लग जाएगा, कभी बहुत कम आने लग जाता है। दिस इज चैलेंज फॉर इकोनॉमी लाइक छत्तीसगढ़। लेकिन उन सिक्लिकल सेक्टर्स को एक निश्चित रूप से एक चैलेंज रहता है, बट हम गवर्नेंस को इम्प्रूव करते हुए टैक्सेस को बढ़ाएंगे, ये हमारा मूल फोकस है। और आपने लैप्स होने की बात कही तो डिपार्टमेंट सारे डिपार्टमेंट्स को हम साथ में मिल करके अच्छा इम्प्लीमेंट हो और चीजें वहां पे अच्छे तरीके से खर्च हो, ये भी सुनिश्चित करें। वित्त मंत्री जी, मेरा सवाल था। मंत्री जी 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 हम मोदी जी के गारंटी के तहत सभी बिंदुओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और कितने ज्यादा वादे पूरे किए गए हैं वो आप खुद देख रहे हैं। उसमें से आप पूरा आकलन परिकलन अपने से करें और खुद एक ईमानदार एनालिसिस करके लिखें। मेरे आपसे मंत्री जी आपने कहा टेक्निकल रिफॉर्म से मंत्री जी एक सवाल था मेरा अंतिम, पहला और अंतिम। हेलो मंत्री जी एक सवाल था मेरा जी, ये आपने अपने बजट में जो आपने पूछा है नहीं आ रहा है ना जी, देखिए शांत हो जाए। नहीं आ नहीं कई चीजें ऐसी होती हैं जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट को पूरी तरह से कैलकुलेट करके एड्रेस कर पाने में सक्षम नहीं होती हैं। उसके कारण भी कई चीजों को हम नहीं ले पाते हैं। बट आवर फोकस विल बी ऑन बोथ
जो माओइस्ट फ्रंट है उस पर भी हमारा रहेगा, एजुकेशन फ्रंट पर भी रहेगा। कई ऐसी चीजें हैं जो यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट में गई हुई हैं जिसके कारण वो नहीं दिखाई दे रहा है। बट वी आर कमिटेड टुवर्ड्स यूथ, एजुकेशन और जो शांति बहाली है माओइस्ट एरिया का, इन सारे फैक्टर्स पे हम फोकस हैं। मंत्री जी, चौधरी साहब एक सवाल था। चौधरी साहब, हमारे वित्त सचिव जी एक महत्वपूर्ण बिंदु जोड़ना चाहते हैं। ये प्रश्न आया कि एजुकेशन में 10% की ग्रोथ हुई है। एजुकेशन डिपार्टमेंट का सैलरी होने के कारण बेस ही काफी बड़ा है, इसलिए जो 10% का जो ग्रोथ है वो एक्चुअली लगभग 1700 करोड़ का ग्रोथ है, 1800 करोड़ का ग्रोथ है। सो वो एब्सोल्यूट नंबर बहुत बड़ा है, लेकिन बेस बड़ा होने के कारण वो परसेंटेज ग्रोथ काफी कम दिखता है। चौधरी साहब एक सवाल था, इस तरफ भी देखिए। चौधरी साहब एक सवाल था, एक सवाल था मेरा, एक इधर भी था, एक सवाल था मेरा। बताइए, मेरा अगर करे कोई भरे कोई बोल रहे हैं तो उन्होंने जो गड्ढा किया है उसी को पाट रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ को दिवालियेपन के कगार पर पहुंचा दिया। जहां जहां से आ सकता था वहां पे भ्रष्टाचारी एटीएम लगा दिया, और आज वो खुद ही अपनी बात को कह रहे हैं कि उन्होंने गड्ढा कर दिया, उसको हम भर रहे हैं। मंत्री जी, उसके बाद भी हमने महत्वाकांक्षी लक्ष्य। चौधरी साहब एक सवाल इधर भी। चौधरी साहब, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, उनके व्यक्तित्व को आप खुद जज कर सकते हैं कि मैं वहां पे टैब पे जाके बजट प्रेजेंट करने के लिए खड़ा हुआ तो उन्होंने विरोध करना चालू कर दिया। टेक्नोलॉजी से इतनी नफरत, टेक्नोलॉजी से नफरत इसीलिए है क्योंकि टेक्नोलॉजी का जहां प्रयोग होता है जेब में आने के पैसे आने के रास्ते बंद हो जाते हैं। चौधरी साहब एक सवाल इधर भी। मेरा सवाल है, चौधरी साहब, मंत्री जी, प्लीज पीछे वालों को भी मैं पूछना। आनंद खरे, पंजाब केसरी से। भारतीय जनता पार्टी की एक टैग लाइन है, हमने ही बनाया है, हम ही संवारेंगे। जी। आपने इसका भाषण में भी उल्लेख किया है अपने। तो जो आपके 10 पिलर है भाषण के, तो क्या इससे प्रेरित है ये, इस लाइन से, इस स्लोगन से? नहीं, निश्चित रूप से वो तो हमारा ध्येय है कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण करने का काम अगर किसी ने क्या, तथ्य है, इतिहास का तथ्य है। 1956 से सन 2000 तक कांग्रेस को लगभग 40 साल से अधिक समय तक मौका मिला था, एक छत्र राज था कांग्रेस का, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण उन्होंने नहीं किया। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण चौधरी साहब एक सवाल इधर था। चौधरी साहब एक इधर भी देख लीजिए। चौधरी साहब एक सवाल इधर भी। जी अभी जी गरीब अपन लोग का जी अभी क्या पहुंचा है, नारी भी नहीं रखी। जी जी जी। जब